आपने स्पर्म क्वालिटी की भी बात की, तो जैसा हमने बात भी की कि आजकल जैसे इनफर्टिलिटी के केसेस बढ़ रहे हैं, हमारी लाइफस्टाइल, ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे मर्दों को ताकि उनके स्पर्म क्वालिटी सही रहे? सबसे पहली बात है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो है कि आप दिल्ली में रहना बंद कर दो। मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में रहना भर ही आपके स्पर्म काउंट के लिए हार्मफुल है। लेकिन उनकी जॉब्स अगर हैं तो? अब वो करियर चूज़ करना है तो वो एक अलग बात है, पर मैं बता रहा हूँ कि आज के दिन अगर आप मेट्रोज में रह रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आप 50% स्पर्म रिडक्शन तो ऐसे ही हो जाएगा, क्योंकि पानी गंदा है, हाँ। हवा गंदी है, स्ट्रेसफुल लाइफ है, नींद पूरी नहीं है, लॉन्ग टर्म सिटिंग जो कि बहुत हार्मफुल है आपके लिए। आप पूरे दिन चेयर पे बैठे रहते हैं, आप सुबह टैक्सी में स्टार्ट करते हैं, टैक्सी या गाड़ी या बस, और उसके बाद ऑफिस पहुंच के भी बैठना है, फिर घर जाके भी फिर बैठना है और फिर बैठना है। तो क्रॉनिक सिटिंग में क्या होता है कि आपका जो ब्लड है वो पूल हो जाता है। शाम तक आते आते ऑल द ब्लड गेट्स पूल्ड इन योर लेग्स एंड इन योर लोअर बॉडी पार्ट, पेल्विस। इस कारण से बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि आजकल पैरों में सूजन आ जाती है रात के घर जाते जाते। वो बीमार नहीं है, पूरे दिन बैठने की वजह से। तो ये भी बहुत कॉमन कारण है स्पर्म क्वालिटी डाउन होने के लिए, एग क्वालिटी डाउन होने के लिए। ठीक है, तो गंदा पानी, तो एक तो अगर आप शहर छोड़ देते हैं तो ये सब चीज़ें चेंज हो जाती है। पानी साफ, हवा साफ, थोड़ा वॉकिंग होगी, थोड़ा रेस्ट मिलेगा, नींद अच्छी आएगी, कोई एक्सरसाइज भी होगी, दोस्तों में बैठोगे। फिर हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस, कई बार हमारे को मरीज बोलते हैं कि हमें तो कोई स्ट्रेस नहीं है, पर वो लास्ट हंसे कब थे, वो लास्ट रिलैक्स कब किए थे, वो लास्ट वीकेंड कब बनाया था। आजकल संडे भी काम करना स्टार्ट हो गया। आजकल आप सुनेंगे कि 90 आवर्स चेयरमैन कहते हैं जी 90 घंटे काम करो, बीवी को देख के क्या करोगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है ना, ये टॉक्सिक कल्चर है, टॉक्सिक लाइफस्टाइल चॉइसेस है, जिस कारण से आपका स्पर्म काउंट वैसे डाउन हो जाएगा। तो अगर आपको अपना स्पर्म काउंट हेल्दी रखना है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक तो अच्छी नींद लीजिए, आप वीकेंड पे रेस्ट लीजिए, दोस्तों से मिलिए, मन खुश रखिए, हैप्पी रहिए, और अपना खाना पानी साफ रखिए। खाने को ग्लास में, पानी को ग्लास में, या ग्लास की, या जैसे पहले पुराने ज़माने में स्टील की प्लेट्स थी उसमें खाइए। हाँ, ये डिस्पोजेबल कल्चर जो आ गया है, जो प्लास्टिक्स है, ये माइक्रो प्लास्टिक्स बहुत डैमेजिंग है हार्मोन्स के लिए। तो आप प्लास्टिक के बर्तनों में खाना खाना तो बिल्कुल ही बंद करिए। ठीक है, पानी, कई लोग अपने किचन में मसाले वगैरह भी प्लास्टिक के बर्तनों में ही रखते हैं। नहीं, सबसे कॉमन मैं देखता हूँ आज के दिन पानी की बोतल है या कोई भी प्लास्टिक है, तो ग्लास की बोतलों में अपनी डिस्पोजेबल पानी की वो बोतल लाइए, उसमें पानी भर के उसमें पीजिए। तो इसी से काफ़ी हद तक। और एक स्मोकिंग शराब बहुत कॉमन है आज के दिन, स्मोकिंग अल्कोहल। ये स्मोकिंग और अल्कोहल तो बंद बिल्कुल ही करनी चाहिए, बिकॉज ये बिल्कुल ही हेल्दी नहीं है आपके स्पर्म काउंट के लिए। अब इसका कोई फिजिकल एक्टिविटी से भी रिलेशन है? बिल्कुल, अगर आपको हाफ एन आवर और डेली एक्सरसाइज चाहिए। आजकल मैं देखता हूँ कि लोग बहुत ज़्यादा फोकस है फिजिक पे। एक्सरसाइज डज नॉट मीन फिजिक। ठीक है, आपका वेट ज़्यादा हो सकता है, आपका हो सकता है कि 6 पैक्स ना हो सकता है कि आप, पर अगर आप हाफ एन आवर व्यायाम कर रहे हैं, व्यायाम का मतलब कि 15 मिनट्स कार्डियो, 15 मिनट्स स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और 10 मिनट्स मेडिटेशन, अगर आप ये 40 मिनट या 35 मिनट का कॉम्बिनेशन करते हैं तो इट इज़ इनफ टू कीप यू हेल्दी एंड कीप योर स्पर्म काउंट हेल्दी। तो कोई टेस्ट है फर्टिलिटी के लिए लड़कों में? यस, तो फर्टिलिटी के 2 टेस्ट होते हैं। पहला होता है सीमेन एनालिसिस। मतलब आप अगर 3 दिन का परहेज है, 3 दिन के परहेज के बाद किसी भी लैब में जाके अपना वीर्य जांच के लिए देते हैं, तो विद इन हाफ एन आवर आपको रिपोर्ट मिल जाएगी, जिसको WHO के ग्रेड का पैरामीटर्स होते हैं, काउंट के, वॉल्यूम के, कलर के, और उसके बेसिस पे रिपोर्ट मिल जाएगी। और रिपोर्ट अगर नॉर्मल है तो आप फर्टाइल है। क्या नॉर्मल है? तो नॉर्मल रिपोर्ट, अभी WHO ने पीछे रिपोर्ट को नॉर्मल, क्योंकि इतने लोगों का स्पर्म काउंट कम हो गया है, इसलिए रिपोर्ट को मॉडिफाई कर दिया। तो अभी हम कहते हैं कि अगर 15 मिलियन पर ml, मतलब 1 ml वीर्य में 15 मिलियन, मतलब 1.5 करोड़ स्पर्म है, और उसमें से 40% एक्टिव है, ठीक है, तो वो नॉर्मल है। तो अगर 40% स्पर्म 15 मिलियन 1 ml में है और 3 से 4 ml सीमन है, तो वो नॉर्मल मानते हैं। और दूसरा टेस्ट जो आप कह रहे हैं? दूसरा टेस्ट है टेस्टोस्टेरोन लेवल, आपका जो मर्दाना हार्मोन है। तो औरतों में ईस्ट्रोजन होता है, और मर्दों में टेस्टोस्टेरोन होता है। तो टेस्टोस्टेरोन मर्दाना हार्मोन है जो मर्दों की सारी बॉडी को कंट्रोल करता है। वो उनकी एग्रेशन, उनके बाल की ग्रोथ, उनकी मस्कुलर ग्रोथ, उनकी लॉन्गेविटी, उनका थिंकिंग प्रोसेस, उनका एग्रेशन, उनके स्पर्म काउंट, सब पे कंट्रोल लगता है। तो टेस्टोस्टेरोन अगर कम है तो मर्द परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, परफॉर्मेंस कम रहेगी हर चीज़ में, नॉट ओनली सेक्सुअल, इवन फिजिकल परफॉर्मेंस, थकान रहना, काम पे नहीं जाने का मन करना, मोटिवेशन खत्म हो जाना। ठीक है, आप देखेंगे कि जो मर्द आपके ऑफिस में ज़्यादा लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, जिनको है कि नहीं हमें प्रमोशन लेना है, आगे बढ़ना है, टेस्टोस्टेरोन हाई मिलेगा, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन इज अ मोटिवेशन हार्मोन। तो हाई सही है या नॉर्मल ठीक होना है? हाई मतलब ये नहीं कि आपको एक्स्ट्रा लेना है, मतलब जो आपकी रेंज है उसके अपर लेवल पे। क्या रेंज है? रेंज होती है नॉर्मली 300 से 700।
अच्छा। नैनोग्राम पर ml। हम्म। तो आपको हायर रेंज 500 प्लस पे रहेंगे तो वो आपके लिए एक हेल्दी रेंज है। वो तभी हो पाएगा जब आप अपनी लाइफस्टाइल को ठीक रखेंगे। ठीक रखेंगे। तो ये दोनों टेस्ट अगर हम करते हैं तो ये दोनों फर्टिलिटी के बारे में सो पता ये चल प्री मैरिटल चेकअप में भी आता है। हम्म। तो प्री मैरिटल चेकअप मतलब शादी के पहले अगर आपको कुछ टेस्ट कराने हैं तो एक स्पर्म काउंट फर्टिलिटी देखने के लिए, एक टेस्टोस्टेरोन अपनी परफॉर्मेंस चेक करने के लिए, और एक जेनेटिक टेस्ट कि आपके अंदर कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है जो बच्चे में चले जाए। जैसे थैलेसीमिया होती है, खून की कमी, या हीमोफीलिया होती है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स, तो ये चेक होते हैं। प्लस ब्लड ग्रुप, कई बार बहुत रेयर ब्लड ग्रुप होता है। तो ये 3 चीज़ें चेक होती है जिससे ये कंफर्म हो जाता है कि हाँ शादी के बाद दिक्कतें आने का चांस कम है। तो आई थिंक शादी के पहले, बट आपको नहीं लग रहा शादी के पहले अगर इस तरह के टेस्ट कराए जाएंगे तो बहुत सारी शादियां टूट जाएगी? देखिए कंपैटिबिलिटी एक चीज़ है, मेरे हिसाब से ये टेस्ट वॉलंटरी होने चाहिए। हाँ। अगर फोर्स है तो नहीं होने चाहिए। तो अगर वॉलंटरीली कपल चाहे, वॉलंटरी मैन और वुमेन चाहे कि हम शादी, देखो ये शादी टूटने का रीज़न नहीं है, इनका इलाज है, ठीक है। तो पर ये है कि अगर आपको पता ही नहीं है तो आप प्रॉब्लम में आ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हीमोफीलिया, खून की कमी, हो सकता है कि मदर भी कैरियर है और फादर भी कैरियर है, तो बच्चे और बच्चा तो फिर फुल ब्लोन हो जाएगा। तो आप सोचिए आप बच्चे को पैदा कर रहे हैं, दुनिया में लेके आ रहे हैं जो लाइफ लॉन्ग खून की कमी से ग्रस्त रहेगा, जो लाइफ लॉन्ग उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन चाहिए, लाइफ लॉन्ग उसको खून चढ़ाना पड़ेगा और उससे कॉम्प्लिकेशन झेलनी पड़ेगी। इससे बेटर है अगर वो पता हो पहले से तो आप फिर उस हिसाब से प्लानिंग कर सकते हैं। क्योंकि आज के दिन हमारे पास जेनेटिक टेस्ट है जिसकी वजह से हम लोग चूज कर सकते हैं कि ऐसे बच्चे को पैदा ही ना किया जाए जो लाइफ लॉन्ग परेशान रहे। करेक्ट, ठीक है। तो आई थिंक एक अच्छी चीज़ है। उसके लिए बेटर है कि हम ही अपनी लाइफस्टाइल पहले से प्रिपेयर करें, लाइफस्टाइल अच्छी रखें। फॉर एग्जाम्पल टेस्टोस्टेरोन कम है और आपने शादी कर ली और उसके बाद आपके बेडरूम में प्रॉब्लम आ रही है, आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, तो उससे बेटर है कि आप पहले ही उसको ठीक कर लो rather देन कि आप लड़ाई झगड़े करो, फ्रस्ट्रेशन डेवलप करो। क्योंकि देखो रिलेशनशिप ना शादी के शुरुआती दौर में सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर पहले साल 2 साल में ही आप प्रॉब्लम में फंस गए तो फिर वो रिलेशनशिप पनप नहीं पाता। लाइफ लॉन्ग फिर वही लाइफ लॉन्ग वो कहते हैं ना यार, नई गाड़ी खरीदी और फर्स्ट डे ही उसका गियर स्टक हो गया तो फिर वो लाइफ लॉन्ग वो गाड़ी खटकेगी। ठीक है। तो इसीलिए अगर आपको शादी, एक नया रिलेशनशिप स्टार्ट कर रहे हो, उससे पहले अगर अपना इलाज करा लो तो बेटर है। एग्जैक्टली। आपने जैसे यहाँ पर बात की ना, तो केसेस आपके पास किस तरह के लेकर के आते हैं? जो पेशेंट्स आपके पास आते हैं अपने इंटीमेट या सेक्सुअल हेल्थ तो मेरे पास तो क्योंकि हम एंड्रोलॉजिस्ट हैं और एंड्रोलॉजी एक, देखो एक तो कंफ्यूजन है दुनिया को सेक्सोलॉजी और एंड्रोलॉजी में। हाँ। तो सेक्सोलॉजी होती है कुछ भी, मतलब आप साइकियाट्री करके सेक्सोलॉजी कर लो, आप एमबीबीएस करके सेक्सोलॉजी कर लो, आप बिना पढ़े भी सेक्सोलॉजी कर लो। तो सेक्सोलॉजी मतलब कि सेक्स का इलाज, ठीक है। पर एंड्रोलॉजी एक क्वालिफिकेशन है जो आपको पढ़ाई के बाद ही मिलती है। तो एंड्रोलॉजी मतलब कि आपने एमबीबीएस की होगी, फिर आपने उसके बाद एमएस की होगी, सर्जन होंगे आप, फिर आपने एमसीएच की होगी, मतलब 9 साल 10 साल पढ़ाई हो गए। उसके बाद फिर आप फेलोशिप करेंगे 4 या 5 साल की। तो 15 साल की पढ़ाई के बाद फिर आप एंड्रोलॉजी का एक टैग लेते हो। तो ऐसा नहीं कि एंड्रोलॉजिस्ट मैं ही हूँ इंडिया में, ऐसे मेरे जैसे बहुत डॉक्टर्स और भी है, पर एंड्रोलॉजिस्ट बनने के लिए आपको क्वालिफिकेशन चाहिए। तो जब आप सेक्सोलॉजी को साइंटिफिक बनाते हो, जब आप सेक्सोलॉजी में से क्वैकरी हटा देते हो, जब आप सेक्सोलॉजी में से ऐसे इलाज निकाल देते हो जो कि क्वैकरी है, जैसे भस्म और सोने के भस्म और पर्ल की भस्म निकाल देते हो, तो जब आपको क्लियर साइंटिफिक एविडेंस मिलता है तो फिर उसको एंड्रोलॉजी बोलते हैं। तो मैं एंड्रोलॉजिस्ट हूँ, मेरे पास मेंस हेल्थ की प्रॉब्लम लेके पेशेंट आते हैं और मेंस हेल्थ के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आज के दिन, जैसे लो टेस्टोस्टेरोन है प्रॉब्लम है, सेक्सुअल हेल्थ में प्रॉब्लम है, अर्ली डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम है, बच्चे नहीं हो रहे हैं प्रॉब्लम है, स्पर्म काउंट में दिक्कत है, जो जेनिटेलिया है, जेनिटेलिया मतलब जो अंडाशय है या लिंग है उसकी दिक्कतें हैं, उसमें टेढ़ापन है, उसमें चोट है, टेस्टिस छोटे हो गए, बड़े हो गए, तो ये सब चीज़ें जो है ये एंड्रोलॉजी में आती है। तो इसको सर ब्रेक डाउन करके ना थोड़ा थोड़ा आप एक्सप्लेन भी करिए, जो प्रॉब्लम्स आपको लेकर के लोग आते हैं आपके पास। सबसे पहले जैसे आपने बात की ना कि सेक्सुअल डिजायर वगैरह भी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है लड़कों में, तो क्या ऐसी प्रॉब्लम होती है या ये विद टाइम ऐसा होता है? देखो बेसिकली अगर आप सेक्सुअल रिस्पॉन्स को समझो तो मर्दों में सेक्सुअल रिस्पॉन्स 4 भागों में होता है। तो पहला भाग तो होता है डिज़ायर। डिज़ायर मतलब कि इच्छा शक्ति, मतलब सेक्स करने का मन करना, ठीक है। तो ये डायरेक्टली टेस्टोस्टेरोन से और आपके स्ट्रेस लेवल से कंट्रोल होता है। अगर आपका स्ट्रेस लेवल बहुत हाई है, टेस्टोस्टेरोन लो है, या बाकी हार्मोन है, थायराइड है वो डिस्प्लेस्ड है, या आपके प्रोडक्ट, हमारे शरीर में ना केमिकल के कॉम्बिनेशन से आदमी का मूड बनता है। तो ये बहुत बड़ी स्टडीज़ है जो कहती है कि जो आदमी का मूड है वो केमिकल्स के बैलेंस से बनता है। जैसे 4 केमिकल होते हैं ब्रेन में, प्रोलैक्टिन है, डोपामिन है, सेरोटोनिन है और बाकी जो ये हार्मोन्स हमारे हैं। तो इनका जब बैलेंस बनता है, फॉर एग्जांपल जिस दिन डोपामिन हाई हो गया उस दिन आप बहुत खुश रहेंगे, ठीक है। उस दिन आपको लगेगा कि मैं
राजा हूँ। तो किस पे डिपेंड करता है अगर डोपामिन हाई तो कैसे ये हो जाता नॉर्मली हमारा ब्रेन सेल्फ मैनेज करता है। है? अच्छा। पर जब इनको जैसे केमिकल लोचा बोलते हैं ना, जब हाँ, इन हाँ। केमिकल्स में डिसबैलेंस होता है तो फिर आपके मूड चेंजेस और आपको डिप्रेशन और आपको लिबिडो लॉस और डिजायर लॉस की सब डेवलपमेंट होती है। तो क्या लड़कों में भी मूड स्विंग्स होते बहुत हैं? कॉमनली होते हैं, क्योंकि इसके ये बारे में बताइए, क्योंकि मैंने हाँ। तो सिर्फ लड़कियों का ही सुना है। देखो फीमेल जो है ना, फीमेल एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड बॉडी है एज कम्पेयर टू अ मेल। मेल। क्योंकि मेल में जो हार्मोनल बैलेंस है ना, वो सिर्फ एक हार्मोन कंट्रोल कर रहा है, टेस्टोस्टेरोन। तो इसकी फ्लक्चुएशन से ही आपके मूड चेंज होते हैं। और टेस्टोस्टेरोन नॉर्मली डेली फ्लक्चुएट होता है। अच्छा। जैसे सुबह के टाइम हाई रहता है और शाम ढलते ढलते कम हो जाता है। और टेस्टोस्टेरोन जो है वो अगेन फिर सनलाइट पे डिपेंडेंट है, प्रोलैक्टिन पे डिपेंडेंट है, वो आपकी आपने कितना क्या एनर्जी ले रखी है उस पर डिपेंडेंट है, आपका मूड कैसा है उस पर डिपेंडेंट है। तो बहुत चीज़ें हैं। पर मोटा मोटा टेस्टोस्टेरोन अगर आप हेल्दी है तो बहुत फ्लक्चुएट नहीं होता। तो सपोज सुबह 500 है तो शाम को 450 हो जाएगा। तो इस कारण से बहुत ज़्यादा मूड चेंजेस नहीं होते। जबकि जो फीमेल है उसके 3 हार्मोन्स होते हैं, ईस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है, जो कि महीने के साइकिल से पूरा का पूरा मॉडिफाई होता है। इसलिए जो फीमेल्स है दे गो थ्रू सेवरल एंड वेरी डिस्टिंक्ट एंड स्ट्रॉन्ग मूड स्विंग्स। क्योंकि उनको क्या है, प्री मेंसेस अलग मूड रहेगा, मेंसेस अलग मूड रहेगा, पोस्ट में अलग मूड रहेगा, ओवुलेशन अलग मूड रहेगा। तो दे गो थ्रू सिवियर मूड स्विंग्स एंड मूड साइकिल्स, जो कि मेल्स में नहीं होते। ठीक है, पर मेल्स में भी होते हैं अगर हार्मोन अगर, और जैसे किसी का हार्मोन वीक है, टेस्टोस्टेरोन लो है, तो उसके मूड स्विंग्स और सिवियर होंगे। अच्छा। सो टेस्टोस्टेरोन इज आल्सो कॉल्ड द फील गुड हार्मोन। हाँ। अगर टेस्टोस्टेरोन हाई रहेगा तो आदमी खुश रहेगा, तो और टेस्टोस्टेरोन लो रहेगा तो फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, गुस्सा आना, बहुत ज़्यादा टची होना, इरिटेबल होना। तो अगर आपके नॉलेज में आपका फ्रेंड है, या आपको लगता है कि मेरा फ्रेंड रिसेंटली बहुत वियर्ड बिहेव कर रहा है, या ये बहुत टची हो गया है, इरिटेबल है, बात बात पे रोना, बात बात पे गुस्सा आना, तो आप टेस्टोस्टेरोन चेक करा सकते हो, उसका हो सकता है कि लो हो।